Hi guys, I am Ramakant Kumar. Today I am going to start a new series on an introduction to Indian art of 11th class NCERT पार्ट 1। ये 11th क्लास का इंडियन आर्ट का बुक है जो पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है वो 12th क्लास का है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है वेरी ये बुक जो है वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बुक फॉर द पर्पज ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी एंड 11th क्लास के लिए। इस बुक में मेनली रूप से 8 चैप्टर है जो हम देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है इसमें। ये 8 चैप्टर हैं। इस चैप्टर को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में, जिसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो रॉक पेंटिंग बनाया गया, केव पेंटिंग, गुफाओं पे जो पेंटिंग बनाया गया उसके बारे में पढ़ना है हमें। सेकेंड चैप्टर है आर्ट्स ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता, जो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मौर्यन पीरियड में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्यन पीरियड में जैसे अशोका ने बहुत सारे स्तूपा बनवाए थे और ये इसका अशोका के इंस्क्रिप्शन जो बनवाए गए थे, पिलर्स बनवाए गए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स एंड इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर, मतलब मौर्यन पीरियड के बाद का जो आर्ट और आर्किटेक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे गुप्ता पीरियड में कौन कौन से आर्ट आए, उसको बाद मुराल ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे। मुराल ट्रेडिशन का मतलब होता है वॉल पेंटिंग, दीवारों पे जो पेंटिंग बनाई जाती थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अजंता के केव में, बहुत सारे केव में जो पेंटिंग बनाई गई उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, मतलब मंदिर की जो वास्तुकला जो होती है, मंदिर बनाने की जो शैली थी, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली, सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर मूर्ति कला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मूर्ति बनाने की जो अलग अलग जो शैली थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो कांसे की जो मूर्तियाँ बनाई गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इंडो इस्लामिक, जो मुग़ल पीरियड में जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन सभी को पढ़ने से पहले हमें हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हिस्ट्री का हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री थोड़ा इसको डिस्कस करने से पहले हम हिस्ट्री का टाइम पीरियड डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। तो हिस्ट्री के हम टाइम पीरियड पे चलते हैं। हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, इसमें हम से पढ़ें। इंडियन हिस्ट्री को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। में एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, जो कि बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, मतलब जब से मानव सभ्यता आई तब से लेकर के 647 AD तक का, यानी लिथिक पीरियड से लेकर के, लिथिक का मतलब होता है स्टोन पीरियड, यानी पाषाण काल से लेकर के हर्ष की मृत्यु तक के, डेथ ऑफ हर्षवर्धन जो शासक था उसकी मृत्यु तक का जो पीरियड है वो कहलाता है एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। फिर है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में 647 AD से 1757 AD तक का पार्ट है, जिसमें कि
हर्षवर्धन का डेथ से लेकर के बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो मेडिवल हिस्ट्री में आता है। उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत, जो कि 1757 एडी से 1990 एडी तक का है। यानी जो बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का जो लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, उससे लेकर करके ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण तक का जो टाइम पीरियड है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो एंशियंट हिस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ते हैं जो लिथिक पीरियड आया, जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैदिक पीरियड के बारे में, फिर मौर्यन पीरियड के बारे में। उसके बाद फिर गुप्ता पीरियड हो गया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर साउथ इंडिया में जो चोला हो गया, चालुक्य हो गया, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। मेडिवल हिस्ट्री में मेनली रूप से हम विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, मुग़ल पीरियड के बारे में। और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली रूप से हम जो पढ़ते हैं वो 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडियन रिवॉल्यूशन और इंडियन फ्रीडम रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा जो है ये बेसिक जो है टाइम पीरियड है पूरे हिस्ट्री का। फिर इसको फर्दर और आगे डिवाइड किया गया, जिसको हम आगे की स्लाइड में देख रहे हैं। अब एंशियंट हिस्ट्री को भी 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया। इसमें लिथिक एज है, लिथिक एज यानी स्टोन एज। उसको आया फिर चालकोलिथिक एज। लिथिक एज का जो टाइम पीरियड है 30 लाख BC से 1000 BC तक का टाइम पीरियड है। फिर आया चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक 500 BC से लेकर के 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो चालकोलिथिक पीरियड है। चालको का मतलब होता है कॉपर, चालको का मतलब क्या होता है कॉपर, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। यानी जिस टाइम पीरियड में ह्यूमंस ने कॉपर के साथ साथ स्टोन का भी यूज किया, उस टाइम पीरियड को कहा गया चालकोलिथिक पीरियड। फिर आया आयरन एज। आयरन एज मेनली रूप से जो है ये स्टार्ट होता है वैदिक पीरियड से, क्योंकि हड़प्पन पीरियड तक हड़प्पन सिविलाइजेशन तक मनुष्यों को आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी। हड़प्पन सभ्यता के लोगों को आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी। यानी हड़प्पन सभ्यता जो है वो चालकोलिथिक पीरियड में आता है। किस में आता है चालकोलिथिक पीरियड में। इसी में आगे जाकर के जो है एक आता है ब्रॉन्ज एज, है ना, जो कि ब्रॉन्ज एज हड़प्पन पीरियड का ही, ब्रॉन्ज एज में ही आता है हड़प्पन पीरियड। ब्रॉन्ज और चालकोलिथिक दोनों में आता है हड़प्पन पीरियड, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि स्टोन से बने हुए भी स्कल्पचर मिलते हैं, टेराकोटा से भी बने हुए मिलते हैं, और इसमें फिर ये कॉपर से भी बने हुए मिलते हैं, ब्रॉन्ज से भी बने हुए स्कल्पचर मिलते हैं इस पीरियड में। तो इसलिए ये जो टाइम पीरियड है, ये चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज का जो टाइम पीरियड है वो मेनली रूप से हड़प्पन सिविलाइजेशन में आया। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जब वैदिक पीरियड आया वो आयरन एज से यहाँ से काउंट किया जाता है, वैदिक पीरियड से। फर्दर फिर लिथिक एज जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पैलियोलिथिक एज यानी पूर्व पाषाण काल, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व पाषाण काल, जो कि 30 लाख BC से 10,000 BC तक का टाइम पीरियड जो है वो पैलियोलिथिक एज कहलाया। उसके बाद आया मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल, इसको हिंदी में बोलेंगे मध्य पाषाण काल, जिसमें 9000 BC से लेकर के 4000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो मेसोलिथिक पीरियड कहलाता है। फिर नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल यानी जो कि 7000 BC से लेकर के 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो नव पाषाण काल कहलाता है। मेरे से अब देखें, हम जानते हैं कि पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था।
पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज में जो था ह्यूमंस जो था मेनली रूप से वो क्या था, हंटर था, मतलब शिकारी था, मतलब वो शिकार करके अपना हंटिंग करके मेनली रूप से जो था ये हंटिंग के ऊपर डिपेंड था, हंटिंग के ऊपर डिपेंड था मेनली रूप से। वो जो था वो जो नेचुरल सोर्सेज जो होती थी उसके ऊपर डिपेंड था, मतलब जैसे खाने के लिए मीट का यूज करता था, या फ्रूट्स हो गया, जंगल में जो फ्रूट्स मिलते थे उसका यूज करता था, या रूट्स वगैरह जो जड़ होते थे पौधों के, कंदमूल जिसको कहते हैं, उसका यूज करता था। तो इस टाइम पीरियड में था मेनली रूप से वो क्या था, हंटिंग के ऊपर डिपेंड था। और ये इसको क्लॉथ्स के बारे में कोई जानकारी, क्लॉथ्स का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ, ये न्यूलिथिक पीरियड में जा करके हुआ है, कॉटन का खोज हुआ था। तो क्लॉथ्स के रूप में मेनली रूप से ये क्या करता था, जब इसको कहीं ठंड लगती थी या बारिश वगैरह होता था तो ये पेड़ के पत्तों का यूज करते थे, पेड़ के पत्तों का लीव्स का यूज करते थे, या तो फिर ये क्या करते थे, जो जंगली जानवर जो होते थे उसको, उसके जो खाल जो होते थे, स्किन जो होते थे उसका यूज करते थे ये। उसके इसी टाइम पीरियड में हम देखेंगे आगे जा कर के जो है 2 लाख BC से 2 लाख इसी टाइम पीरियड में जो था आगे जा कर के 2 लाख BC से 2 लाख BC से 1 लाख BC के बीच में जो था फायर का डिस्कवरी हुआ था, फायर का डिस्कवरी हुआ था, जो कि मानव सभ्यता में एक बहुत बड़ी खोज थी, मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। उसके बाद फिर आता है मेसोलिथिक पीरियड। अब ये देखो मेसोलिथिक बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड में ह्यूमंस जो है ना तो टोटली वो पैलियोलिथिक पीरियड में है और ना ही टोटली वो न्यूलिथिक पीरियड, मतलब बीच वाला पीरियड में है। इस टाइम क्या हुआ, ये अभी भी मेनली रूप से जो थे हंटिंग के ऊपर ही डिपेंड थे, लेकिन ये हंटिंग के लिए अब जो थे एनिमल्स का हेल्प लेना शुरू कर दिए थे, यानी एनिमल्स को इन्होंने पालतू बनाना सीख लिया था, एनिमल्स को इन्होंने पालतू बनाना सीख लिया था। एक चीज़ और है कि पैलियोलिथिक पीरियड में जो थे वो लोग बरियल प्रोसेस के बारे में नहीं जानते थे। बरियल मतलब किसी जब उसको अब कोई मर जाता था तो उसको वैसे ही खुले में छोड़ देते थे, और उसको किसी प्रकार का जो फंडल रिचुअल्स जो होता है, मतलब दाह संस्कार की जो प्रथा होती है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी उनको। वो खुले में छोड़ के चले जाते थे, उसको जो जंगली जानवर होते थे या पक्षी होते थे उसको फिर वो खा जाते थे ऐसा। लेकिन इस पीरियड में हम देखेंगे कि इसमें क्या था, इन्होंने जो था उसको दफनाना, जो बरियल प्रोसेस को शुरू कर दिया था, मतलब जो मरता था तो कोई, तो उसको फिर वो क्या करते थे, ज़मीन में गड्ढे खोद करके उसको मतलब उसमें दफना देते थे। ऐसा पीरियड आया इस टाइम पीरियड में। अब न्यूलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक एज में क्या हुआ, जिसको नवपाषाण काल बोलते हैं, इस टाइम पीरियड में जो है ह्यूमंस ने इस टाइम पीरियड में ह्यूमंस ने क्या किया, अब यहाँ देखो इस टाइम पीरियड में ह्यूमंस ने जानवर को तो पालतू बनाया, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जानवरों को बहुत बड़ी संख्या में पालतू बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जो थे ह्यूमंस जो था वो फूड कंज्यूमर था और फूड गैदरर था, फूड कंज्यूमर था। पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था, फूड कंज्यूमर था। इसमें जो था ये फूड कंज्यूमर, मतलब ये सिर्फ फूड को कंज्यूम करना जानते थे, मतलब उसको खाने के लिए जानते थे, उसको जमा करने को नहीं जमा करने थे उतने
ज़्यादा दिन तक के लिए जमा नहीं कर सकते थे। लेकिन इस टाइम पीरियड न्यूलिथिक टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये फूड का प्रोडक्शन भी करना शुरू कर दिया, यानी फूड प्रोड्यूसर बन गए। फूड प्रोड्यूसर यानी मतलब ये फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर बन गए, यानी इन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी। और जब खेती बाड़ी शुरू हुई तो फिर इनको ये जगह स्थायी रहना पड़ा, क्योंकि जब तक अस्थायी नहीं रहेंगे तो फिर खेती बाड़ी शुरू हुई तो इनके पास बहुत दिनों तक के लिए मतलब कहीं इसके पास खाने का सामान आ जाता था, खाने का मतलब वो व्यवस्था हो जाती थी इनके पास। तो इस प्रकार से वो एक जगह रहना शुरू की, और एक जगह रहना शुरू हुई तो फिर अस्थायी मानव बस्तियाँ जो हुई बसनी शुरू हुई, फिर धीरे धीरे गांव बसने शुरू हो गए। तो इस प्रकार का जो टाइम पीरियड है, ऐसी इस टाइम पीरियड में जो था इन्होंने भी जो था बरियल प्रोसेस को और भी आगे बढ़ाया। मतलब इस टाइम पीरियड में देखते हैं कि इन्होंने बरियल प्रोसेस में कुछ जगह प्रमाण मिलते हैं कि इन्होंने दफनाया भी है, कुछ जगह जलाया भी जाता था, ऐसा प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन इज डिवाइड इनटू 3 टाइम पीरियड। आगे जो पैलियोलिथिक पीरियड है, पैलियोलिथिक एज जो है नवपाषाण पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल जो है ओल्ड स्टोन एज, इसको भी 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक एज जो कि 30 लाख बीसी से 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक पीरियड कहलाता है, एज कहलाता है। उसके बाद आया मिडिल पैलियोलिथिक एज, यानी बीच वाला जो पीरियड जो है वो उसको 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो मिडिल पैलियोलिथिक एज कहलाता है। उसके बाद फिर आया अपर यानी बाद वाला जो पीरियड है वो जो है 40 लाख बीसी से 40,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो पैलियोलिथिक एज है। इसी टाइम पीरियड में केव पेंटिंग स्टार्ट हुआ, जो भीमबेटका वगैरह में जो मध्य प्रदेश में जो है वो केव पेंटिंग्स जो में मिलते हैं वो केव पेंटिंग्स यहीं से स्टार्ट हुआ। और मेनली रूप से केव पेंटिंग्स के बारे में ही पहला चैप्टर में एनसीईआरटी में हमें पढ़ना है। तो अब हम चैप्टर पे चलते हैं। ये इंडिया का मैप है। पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो रॉक पेंटिंग है उसके बारे में एक चैप्टर है। करे द डिस्टेंट पास्ट व्हेन देयर वाज नो पेपर और लैंग्वेज और द रिटन वर्ड and hence no books or written documents is called prehistory or often say prehistoric times। prehistoric times किसको कहा जाता है, यानी जिस टाइम पीरियड में ना तो पेपर था, ना ही कोई लैंग्वेज यूज होता था और ना ही कोई रिटन वर्ड था। मतलब लिखित रूप में कोई भी चीज़ नहीं होती थी, जिसका मतलब लिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं है, रिटन एविडेंस कहीं नहीं मिलता है। उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। जैसे कि वो वैदिक पीरियड से जो पहले का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि उस टाइम तक का जो है कोई रिटन एविडेंस हमें नहीं मिलता है। और हाउ पीपुल लिव्ड इन दोज टाइम्स वाज डिफिकल्ट टू सरमाइज अंटिल स्कॉलर्स बिगेन टू डिस्कवर द प्लेसेस वेयर हिस्टोरिक पीपुल लिव्ड। मतलब करें इस टाइम पीरियड के जो लोगों के बारे में जो जानना है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों के बारे में जानने के लिए टोटली हमें जो होता था वो एविडेंसेस के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता था। जो एक्सकैवेशन के में जो एविडेंस मिलते हैं उसके ऊपर भी हमें डिपेंड पूरा रहना पड़ता है। Excavation at these places brought to light old tools, pottery, habitats, bones of ancient human beings and animals and drawings on cave walls। देखो
ये जो था प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, या तो वो जो उस टाइम जो टूल्स यूज करते थे उससे हमें जानकारी मिलती है, पोट्री से जानकारी मिलती है, या हैबिटेट्स जहाँ पे वो रहते थे उससे हमें जानकारी मिलती है, या बोन्स हड्डियों जो एनिमल्स और ह्यूमंस की जो हड्डियाँ होती थी उससे जानकारी मिलती है, उसके कंकालों से, या तो फिर ये ड्राविंग जो होता था वो जो चित्र बनाते थे केव वॉल्स पे, उसकी दीवारों पे, केव गुफाओं की दीवारों पे जो बनाते थे उससे हमें जानकारी मिलती है। आगे कह रहा है बाई piecing together the information deduced from these objects and the cave drawings, scholars have constructed fairly accurate knowledge about what happened and how people lived in prehistoric times। कह रहा है कि ये सभी जो इन्फॉर्मेशन जो मिलते हैं, है ना, ये ऑब्जेक्ट मिले हैं और ये एक्सकवेशन साइट से जो ऑब्जेक्ट मिले हैं इन सभी को मिला करके जो यानी पोट्री जो मिली है, टूल्स मिला है, हैबिटेट्स जो है बोन से, इन सभी के इन्फॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करके वो इन जो स्कॉलर्स जो हैं वो हमें करेक्ट जो है एक्यूरेट नॉलेज हमें इसके बारे में, इस टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में किसी प्रकार का हमें रिटन फॉर्म में नॉलेज नहीं मिलता है। अबाउट व्हाट हैपन एंड हाउ पीपल लिव इन प्री हिस्टोरिक टाइम, इसके बारे में किसके बारे में, किस प्रकार वो रहते थे, क्या करते थे, है ना, क्या उस टाइम पीरियड में हुआ था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे, इन सभी एक्सिबिशन से, मतलब एक्सिबिशन में जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे हमें जानकारी मिलती है। अनुवाद क्या कर रहा है, वेन द बेसिक नीड्स ऑफ फूड वाटर क्लॉथिंग एंड शेल्टर वेयर फुलफिल्ड पीपुल फेल्ट द नीड टू एक्सप्रेस देम सेल्वेज। तो कह रहा है कि जब बेसिक नीड्स जब पूरी हो जाती है मनुष्यों की तो फिर वो कुछ नया करता है, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, कपड़ा हो गया, रहने का घर हो गया, स्थान, जब ये सभी चीज़ें पूरी हो जाती है तो फिर वो आदमी कुछ नया करना शुरू करता है। तो उसी टाइम पीरियड में होता है इन लोगों को जब ये सब चीज़ें मिल गई तो फिर उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, पेंटिंग या ड्राविंग स्टार्ट किया, है ना। ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, मतलब अपने आप को जो है एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ह्यूमन्स द्वारा सबसे पहले जो यूज किया गया वो क्या था, पेंटिंग था, ना ही सिंगिंग था, ना ही डांसिंग तो हालांकि इसमें एविडेंस मिलते हैं, पेंटिंग के माध्यम से मिलते हैं, लेकिन मेन रूप से जो है पेंटिंग ही था, क्योंकि जो पेंटिंग जो है ये लॉन्ग टर्म तक ये हमें इंफॉर्मेशन दे सकता था, क्योंकि डांसिंग करते थे या नहीं करते थे वो तो हमें ये उस टाइम के लोगों को ही पता होगा, हमें तो अभी पता है नहीं। तो इससे मेनली रूप से ये क्या करते थे, ये पेंटिंग करते थे, है ना। Why did prehistoric people draw these pictures? They may have drawn and painted to make their shelters more colorful and beautiful or to keep a visual record of their day-to-day life. अब ऐसा ये लोग पेंटिंग क्यों बनाते थे, या तो अपने जगह को सुंदर दिखाने के लिए, या तो फिर वो डे टू डे जो उनका जो होता था उस मेंटेन को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना, उसको याद करने के लिए मतलब बनाते थे, ये पेंटिंग बनाते थे। जिस प्रकार हम लोग जो यूज़ करते हैं डायरी वगैरह, जो लोग डायरी लिखते हैं वो यूज़ करते हैं, वो उसी प्रकार से ह्यूमन जो थे प्री हिस्टोरिक पीपल जो थे वो क्या करते थे, वो पेंटिंग का यूज करते थे, पिक्चर का यूज करते थे। द हिस्टोरिक पीरियड इज अर्ली डेवलप्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉमनली नोन एज द ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज। मतलब कह रहा है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो था, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन तक का जो पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है। तो इसमें जो अर्ली डेवलपमेंट जो हुआ ह्यूमन बींग्स का पेंटिंग के बारे में वो पैलियोलिथिक एज में हुआ, है ना, ओल्ड स्टोन एज में।
अगर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वी डू नॉट रियली नो इफ लोअर पैलियोलिथिक पीपल एवर प्रोड्यूस्ड एनी आर्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है जो वो दुनिया के बहुत सारे जगहों पे पाया गया है। ये फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत दुनिया के कई सारे हिस्सों में पाया गया है। वी डू नॉट रियली नो इफ लोअर पैलियोलिथिक पीपल एवर प्रोड्यूस्ड एनी आर्ट ऑब्जेक्ट्स। हम वास्तविक रूप से नहीं जानते कि लोअर पैलियोलिथिक पीपल जो थे वो किसी प्रकार का आर्ट्स वगैरह के बारे में उनको जानकारी थी या नहीं थी, ये हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बट बाई द अपर पैलियोलिथिक, देखो यहाँ अपर पैलियोलिथिक टाइम्स वी सी ए प्रोलिफरेशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। जब अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड आया तो उस टाइम पीरियड में जो था, यानी अपर पैलियोलिथिक पीरियड टाइम पीरियड क्या था, 40,000 BC से लेकर के जो था वो 10,000 तक का BC का जो टाइम पीरियड था। तो इस टाइम पीरियड में जो था वो ये बहुत बड़ी मात्रा में जो था आर्टिस्टिक एक्टिविटीज देखा गया। मतलब आर्टिस्ट जो थे वो अपना पेंटिंग वगैरह करते थे, ये इस टाइम पीरियड में बहुत। अराउंड द वर्ल्ड द वॉल्स ऑफ मेनी केव्स ऑफ दिस टाइम आर फुल ऑफ फाइनली कार्व्ड एंड पेंटेड पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स विच द केव ड्वेलर्स हंटेड। करें कि केव ड्वेलर्स जो मतलब केव में जो रहते थे, जो उसमें गुफाओं में जो रहते थे शिकारी लोग, वो क्या करते थे उस टाइम पीरियड में अपनी केव के दीवारों पे जो थे वो पेंटिंग बनाना, पिक्चर बनाना शुरू कर दिए। किसका, एनिमल्स का, है ना। द सब्जेक्ट ऑफ देयर ड्राविंग्स वेयर ह्यूमन फिगर्स, एनिमल एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड एनिमल सैम्बल्स। वो लोग किस थीम के ऊपर फिगर बनाते थे, वो चित्र बनाते थे, उसमें ह्यूमन फिगर्स होता था, यानी मनुष्यों के बारे में बनाते थे वो ये बनाते थे किसके बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन फिगर्स मनुष्यों का बनाते थे, ह्यूमन एक्टिविटीज का बनाते थे। ज्योमेट्रिक डिजाइन जैसे सर्कल हो गया, ये वर्ग हो गया, आयत हो गया, इस प्रकार का वो बनाते थे। एनिमल सैम्बल है ना, एनिमल को बनाते थे। देखो ये बनाया गया है। इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक। इंडिया में जो है अर्लीस्ट सबसे पहले जो पेंटिंग जो है वो कब मिला है, अपर पैलियोलिथिक टाइम में मिला है ना। अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो है उस टाइम पीरियड में मिला है। अब आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।